Hello viewers, welcome to my YouTube channel, the FX Edu Point. And today we are going to start TSU chapter. TSU is a very important chapter for the class 9, and since we have studied the SAIL chapter, so now we can understand what is SAIL and what the SAIL perform the many functions. So आज हम सीखेंगे कि सेल के मिलने से जो टिश्यू बनता है, सेल सेल टुगेदर फॉर्म टिश्यू। तो सेल के मिलने से जो टिश्यू बनता है उसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे, और उसको हम लोग जानेंगे किस माध्यम से। तो देखिए टॉपिक है व्हाट इज टिश्यू। यहाँ से हमें जानना है व्हाट इज टिश्यू। तो व्हाट इज टिश्यू? Tissue is the group of cell that perform similar function. They have a similar structure. They perform similar activities, similar function. So we can say that कि जैसे अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक रियल लाइफ एप्लीकेशन लेते हैं। टेक अ रियल लाइफ एप्लीकेशन। हम जानते हैं कि कोई एक अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम बिजनेस को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हम बिजनेस को विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिए बगैर हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमें कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने हो, या उसके ऑपरेशंस को, उसके प्रोडक्शन को अलग अलग तरीके से दिखाना हो, या हम अपने सेल्स को मार्केट तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे जो अकाउंट सेक्शन है उसको हमको बांटना है। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें एक स्पेशलाइज पीपल की ज़रूरत होती है, और इस स्पेशलाइज पीपल इन्हीं स्पेशलाइज पीपल्स के साथ हम जान सकते हैं कि जो हम वेरियस फील्ड ऑफ वर्क कर रहे हैं, डिपार्टमेंट है, कोलैबोरेटिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में हम जानते हैं कि एक साथ मिलते हैं और हम एक ही काम कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद होता है कि किसी कंपनी के शेयर्स को हाईएस्ट पहुंचाना, उसके मार्केटिंग प्रोडक्ट को और ऊपर तक ले जाना, ये हमारा मेन काम होता है। तो सेम उसी तरह है कि जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, और एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल. For example, amoeba carry out movement, intake of food, gaseous exchange and excretion. But in multicellular organism, there are millions of cells to carry out a specific function. जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं अमेबा का एग्जांपल लेता हूँ, तो अमेबा एक सिंगल सेल है जिसमें उसके सारा जितना भी जीवन मतलब लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी है सारी एक ही सेल के माध्यम से हो रही है। जैसे उसको खाना लेना है, सीटोपोडियम मूवमेंट से करता है, गैसेस एक्सचेंज करना है, एक्सक्रीट करना है। लेकिन अगर हम एग्जांपल ले लें किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो हम जानते हैं कि मल्टी सेलुलर मिलियंस ऑफ सेल से मिल के बने हुए रहते हैं, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं तो उनको स्पेशलाइज सेल चाहिए। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग मसल सेल है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सेल्स में मदद करता है, नर्व सेल मैसेज को कैरी आउट करता है ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है। जैसे अगर आप प्लांट एंड एनिमल की बात करें तो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम फूड और वाटर के लिए कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बॉडी। सो वी कैन सी लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स अराउंड अस। हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां आप देखोगे कि सेल जो स्पेशलाइज है किसी पार्टिकुलर फंक्शन को करने में, वो एक साथ ग्रुप्ड हैं और टुगेदर टिश्यू फॉर्म करते हैं। जैसे ब्लड, नर्व, मसल, फ्लोएम, ये सारे एग्जाम्पल हैं टिश्यू के। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू क्या है। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल which are similar in structure and work together to perform a particular function. जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये है डिफिनीशन। ये आप यहाँ पे देखिए, टिश्यू is defined as the group of cell which are similar in structure and work together to perform particular function. अब क्वेश्चन ये आता है, कि जब हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल है तो हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें टिश्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी।
why we need such type of tissue. All cells are performing their work very efficiently. इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी सेल हमारे पास हैं वो सब अपना अपना काम इजीली कर रहे हैं. दे आर नॉट परफॉर्मिंग. वो कोई धोखेबाजी नहीं हो रही. आँख का काम देखना है तो वो देख रहा है, मसल्स का काम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वो कर रहा है. लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी टिश्यू की? तो टिश्यू की ज़रूरत से हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि सेल मिलके टिश्यू बनता है और टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनता है और ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनता है और ऑर्गेन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में हमें टिश्यू की ज़रूरत है. टिश्यू प्रोवाइड करता है डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब देखिए, अगर लेबर ऑफ डिवीजन मतलब मान लीजिए घर में 5-6 जन हैं और सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो काम का पता ही नहीं चलेगा, इजी वे में काम हो जाता है. तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा हो गया. और जब काम का बंटवारा हो गया तो हर इंसान के पास कम कम काम पड़ेगा और कम कम काम पड़ेगा तो उससे एक चीज़ हो जाएगा कि उनकी जो इफ़िशियंसी है वर्क करने की वो बढ़ जाएगी, लोड कम हो जाएगा. ये 4 चीज़ें दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़िए. टिश्यू प्रोवाइड डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. They get organized to form organ and organ system. And the fourth one is they provide high efficiency in the function of multicellular organism. ठीक है, तो इस तरह इसलिए ज़रूरी था टिश्यू का होना. टिश्यू के होने से 3 चीज़ें हमने सीखी आज. पहला कि किसी भी सेल डिवीजन में टिश्यू अगर हेल्प कर रहा है, मान लीजिए अगर सेल डिवीजन होने वाला है और सेल के वर्क इतने ज़्यादा हैं कि वो वर्क करे कि सेल डिवीजन अगर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है तो एक ही टाइप के जो सेल होंगे अगर उस काम को बांट लेंगे तो ये डिवीजन में हेल्प कर जाएंगे. तो ये सिचुएशंस होता है और इसलिए शायद इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू जरूरी है. इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई भी पूछ सकता है टिश्यू से रिलेटेड कि वाई वी नीड सच टाइप ऑफ, तो ये क्वेश्चन बन सकता है. आइए आप जानते हैं कि टाइप ऑफ टिश्यू क्या होता है. तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक प्लांट में और एक एनिमल में. तो नॉर्मली टिश्यू भी एक प्लांट टिश्यू होगा और एक एनिमल टिश्यू होगा, लेकिन दोनों के बनावट में स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग है ना. उनके फंक्शन अलग है तो उनके स्ट्रक्चर अलग है. जैसा जैसा फंक्शन है वैसा वैसा उनका स्ट्रक्चर है. प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर एज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, व्हाइल एनिमल आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द आइदर इन द फूड obtained by animal or plant. प्लांट एक ही जगह स्टेशनरी रहता है, वो मूव नहीं करता है इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेड्स. सो व्हाट दे हैव एडेप्टेड फॉर द सेडेंटरी एग्जिस्टेंस बोर्न बाय हैंड एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर एनिमल. तो इस तरह से देखा जाए तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंसेज आ जाती हैं. सबसे पहला डिफरेंस है व्हेन कंपेयर्ड, अगर हम कंपेयर करें लिविंग टिश्यू, डेड टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू के, तो प्लांट टिश्यू में ये अबंडेंट होता है, मतलब कम ही होता है. ऐसे नेग्लिजिबल नहीं बोलेंगे, अबंडेंट मतलब कम होता है. एनिमल टिश्यू में लिविंग सपोर्टिंग टिश्यू कंपैरिजन डेड टिश्यू ज़्यादा होते हैं. प्लांट टिश्यू में लेस मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए. सिंपल सी फैक्ट है, अगर प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, उसके सेल में उतनी डिवीजन नहीं होंगी तो उसको उतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. वाइल इन अदर हैंड एनिमल नीड मोर एंड मोर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस मेंटेनेंस द एनर्जी. बहुत सारे सिचुएशंस हैं. अगर हम तीसरा पॉइंट देखें जिसमें प्लांट और टिश्यू, एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है, तो कहता है कि ओनली ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्लांट हैव द एबिलिटी टू ग्रो, है ना. प्लांट में एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो प्लांट ग्रो करता है. टिश्यू एग्जिस्टिंग इन सच एरिया डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू टिश्यू, और उसी जगह पे टिश्यू अपने आप को डिवाइड करता है. डिवाइड मतलब सेल डिवीजन करता है और वो वहाँ पे ग्रो करता है. लेकिन जब हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल सेल ग्रो यूनिफॉर्मली, वो अलग अलग तरीक़ों से ग्रो करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. उनके हर एक पार्ट ग्रो करते हैं. एक छोटा सा बेबी अगर 3.5 kg का है या 4 kg का है तो बड़ा होते होते वो 40 से 50 kg भी होता है, यानी कि उसके बॉडी में ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहा है. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ. एनिमल कुछ समय के बाद रुक जाते हैं, उनका ग्रोथ रुक जाता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में ये डिफरेंसेस हैं. तो आइए सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक बनता है प्लांट टिश्यू को जानना, क्योंकि एनिमल टिश्यू थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अब भी आते हैं हम लोग
प्लांट टिश्यू में। तो प्लांट टिश्यू से आने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर टॉपिक में पढ़ा कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी क्वेश्चन मैंने बताया था कि क्वेश्चन पूछता है आपको यूटिलिटी ऑफ टिश्यू बोल के पूछ सकता है या इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू बोल के पूछ सकता है। तो सिंपल सा फैक्ट है, इट्स एवरी टाइप ऑफ मेनी टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप न्यूमरस टाइप ऑफ टिश्यू एंड ईच विथ इट्स ऑन फंक्शन, सो दे गिव structural and mechanical support as well as the ability to divide labor. Many tissue come together to increase efficiency and the function. So tissue also organize themselves into the organ and organ system. ये इसका मेन आंसर हो गया, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट टिश्यू। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखते हैं। चलिए मान लेते हैं दो यू माइट एंटिसिपेट अ नोज ऑन अ ट्री ग्रो फर्दर गो अवे फ्रॉम द ग्राउंड एंड दिस इज नॉट द केस। जैसे आपने प्लांट में देखा होगा कि यहाँ पे कोई कट हो गया है, तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद ये वहाँ से ग्रो नहीं करता है। द रीजन ऑफ दिस एक्चुअली फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ग्रोथ टिश्यू आर ओनली फाउंड एट द टर्मिनेट ऑफ द ट्री ब्रांचेज। Thus, as the tree grows, a notch will remain the same distance from the ground. This is now plant tissue work. In this topic, हम यही जानेंगे कि कैसे प्लांट टिश्यू ग्रो करते हैं। तो आइए प्लांट टिश्यू को क्लासिफिकेशन है यहाँ पे माइंड मैप इसको बोलते हैं, मैप ऑफ द माइंड या माइंड मैप बोल सकते हैं आप इसको। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। एक है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक मिनट, हाँ, ये आपका ये है मेरिस्मेटिक टिश्यू और ये है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू दो टाइप में प्लांट के टिश्यू को हमने डिफाइन किया है। मेरिस्मेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। मेरिस्मेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में बांटा गया, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। उसी तरह परमानेंट टिश्यू को 2 भाग में बांटा गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 भाग के बाद कोई अलग पार्ट नहीं बना, लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अपने आप में 3 पार्ट में बांटे। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के 3 हिस्से में बांटा, जैसे जैसे उसकी फंक्शन थी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को बांटा गया जाइलम और फ्लोएम के आधार पर। ये थोड़ी सी जटिल होती हैं, इनके जो फंक्शन होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं रेदर देन अदर टिश्यू, इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 पार्ट आ गए, जाइलम और फ्लोएम, और इसमें हमें अलग अलग पार्ट को पढ़ना है। तो आइए हम इसको लाइन बाय लाइन उसके जैसे जैसे टाइप हैं उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। उसके अलावा प्लांट टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए हैं और ये सेल अपने या तो वो सिमिलर हैं या अलग अलग ओरिजिन से हैं, तो अलग अलग डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंट सेल के अलग अलग फंक्शन है, स्ट्रक्चर हैं। प्लांट एट हायर लेवल शो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट टिश्यू क्लासिफाइड द प्राइमरी बेस्ड ऑन द 2 इंपॉर्टेंस फैक्टर। पहला है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फंक्शन ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के अलग अलग काम जो फंक्शन होते हैं उसके आधार पर उसको बांटा गया। और दूसरा है टाइप ऑफ सेल, सेल के आधार पे। तो अगर हम बात करें डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लांट की, तो क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है 3 ग्रुप में, एपिडर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू क्या है? ये दिस टिश्यू कवर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट पार्ट एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। ये एपिडर्मल टिश्यू है। वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड शुगर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, प्लांट। और ग्राउंड टिश्यू की बात हम करें तो दिस टिश्यू परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस इन लीफ, स्टोरेज इन द रूट, शूट एंड अदर एरिया। इनके बाद की बात आती है, यानी कि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, सेल के आधार पे बांटना था। अभी हम लोगों ने जिसको डिस्कस किया वो किसके आधार पे था? तो वो था फंक्शन के आधार पे, क्या क्या फंक्शन करता है प्लांट। तो फंक्शन के आधार पे डिपेंडेंट हुआ एपिडर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। अब आते हैं सेल के आधार पे। तो सेल के आधार पे पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? ये एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ग्रोथ यानी कि बढ़ने में हेल्प करता है, इसको बढ़ने में, प्लांट को बढ़ने में मदद करता है। और कैसे मदद करता है? तो ये सेल को डिवाइड करता है। दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट देयर लाइफ एंड एड इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट लेंथ एंड विड्थ। लेंथ मतलब लंबाई और विड्थ मतलब चौड़ाई, यानी कि ये इसके पास
एबिलिटी होती है कि ये पूरे साल अपने जीवन में प्लांट जब तक जीवित रहता है तब तक ये ग्रोथ करता रहता है। अब प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है उसके। दे हैव अ थिन वॉल। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो आप बोल सकते हैं दे हैव थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। थिन होना जरूरी है क्योंकि इसको ग्रो करना है। एंड द शेप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल में बी ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर और पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इसलिए बोल दिया है कि कुछ भी हो सकता है। एंड वेरी फ्यू वैक्यूल्स आर प्रेजेंट और कम्प्लीटली एब्सेंट। कहीं कहीं पे एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स का मतलब होता है कैप, छोटी सी कैविटी की तरह बोल सकते हैं आप। तो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स न के बराबर होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियाई प्रोमिएंट होता है, न्यूक्लियस होता है। तो डेंस साइटोप्लाज्म के मतलब है कि अगर साइटोप्लाज्म होगा तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो एनर्जी डेवलप करेगा, और जब एनर्जी डेवलप करेगा तो ये ग्रो करेगा। दैट्स व्हाई इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म। The cell are arranged in a compact manner so there is no intercellular space between them, and it is located at the tip of the root and stem, and the base of the node is internode and leaf। आप देख सकते हैं जैसे कि अगर ये मैं थोड़ा सा इसको बता दूं आपको। एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे अपर लेयर है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक एक पार्ट को मतलब जूम किया गया है। डिफरेंट शेप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, अलग अलग शेप हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, नीचे हेक्सागोनल शेप में दिख रहा है, अलग अलग सिचुएशंस में दिख रहे हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उसके हिसाब से बनाया गया, उसके पोजीशन के आधार पे बनाया गया कि पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे एपेक्स पॉइंट पे होता है, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। दूसरा होता है लेटरली, मतलब दो नोड्स के बीच में, और एक इंटर कैलरी होता है उसके प्लांट के बीच में। तो इस तरह से प्लांट को डिफाइन किया गया। अगर आप यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये एपिकल है, सबसे अपर पार्ट, सबसे एपेक्स पॉइंट, जहाँ से न्यू बेबी लीफ बोलिए, स्टेम बोलिए, वहाँ से ग्रो करता है। और ये लीफ के पार्ट्स में यहाँ पे नोड है, तो नोड पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है जो पत्तों को बढ़ाता है। पत्तों के बढ़ने से उसके नीचे का जो नोड होता है वो स्टेम के रूप में कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो एक कह सकते हैं हम लोग कि ये सूट में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, नोड पे पाया जाता है इंटरकैलर मेरिस्टेम, और अगर आप बात करें स्टेम के बीच में तो वहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि स्टेम के बीच में पाया जाता है लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। यहाँ पे ये वाला हिस्सा पे आप देख सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम स्टेम में पाया जाता है। तो इस तरह से आगे बढ़ता है। अगर हम बात करें एपेक्स यानी कि सबसे अपर पार्ट, तो वो शूट सिस्टम का अपर पार्ट भी हो सकता है और रूट सिस्टम का अपर पार्ट भी हो सकता है। तो एपिकल मेरिस्टेम शूट में भी पाया जाता है और रूट में भी पाया जाता है। ये टॉपिक है। तो तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आइए उसके आगे समझते हैं। अब सबके अपने अपने टॉपिक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ये एनसीईआरटी की टॉपिक है। एनसीईआरटी को मैंने फॉलोअप में लिया है। आप एनसीईआरटी बुक while you are just listening this video, just open NCERT बुक और आप इस वीडियो को भी देखते हुए भी समझ सकते हैं। और सबसे बेटर होती है जब भी आप ऑनलाइन या यूट्यूब पे क्लासेज करते हो तो नोट्स करें। जो भी चीज़ें बताई जाती है, हो सकता है कि कोई चीज़ नया मिल जाए आपको, है ना। तो नोट्स करते रहें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एपिकल मेरिस्टेम, it is located at the growing tip of the root system and due to the cell division the tissue leads to the elongation of the stem and the roots। जैसा कि ये इसका एपिकल नाम है तो ये सबसे अपर पार्ट में पाया जाता है, चाहे वो रूट सिस्टम में हो चाहे शूट सिस्टम में हो। और एक्जिलरी बर्ड्स यानी कि नई नई कलियाँ जो खिलती हैं फूलों का या पत्तों का, ये वहाँ पे भी पाया जाता है।
तो इसको हम बोल सकते हैं सूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। और ये एपिकल मेरिस्टेम के कारण क्या होता है कि सेल डिवीजन यहाँ पे होता है, और सेल डिवीजन जब होता है तो टिश्यू बढ़ते हैं और ये इलोंगेटेड कर देता है स्टेम को, रूट को, जिसके रिजल्टेंट में प्लांट ग्रो करने लगता है प्राइमरी ग्रोथ से अपर हो गए, यानी कि पहली जो प्लांट थी उससे थोड़ी ऊपर हो जाती है। आइए, एक चीज़ यहाँ फैक्ट दिया हुआ है कि एपिकल मेरिस्टेम एल्गाई और फंगाई में नहीं होता है। थैंक गॉड ये नहीं होता है, नहीं तो कुकुर मुत्ते और गोबर पे खिलने वाले जो पत्ते होते वो इतनी बड़ी हो जाती कि हम ही लोग डर जाते उससे। और अलगाई कल के पास या पानी वानी के पास जहाँ काई लगती है वो भी बढ़ने लगती, तो जब बढ़ जाती तो बहुत दिक्कत हो जाता हमें। तो थैंक गॉड ये नहीं बढ़ते हैं, नहीं तो एक्वेटिक जीवन एकदम खतरे में पड़ जाती। आइए लेटरल मेरिस्टेम बात करते हैं। एक्चुअली लोकेशन के हिसाब से देखें तो बार्क ऑफ द ट्री यानी कि पत्तों के छालों के बीनीथ यानी कि उसके नीचे पाया जाता है, और ये वैस्कुलर टिश्यू को आगे बढ़ने में मदद करता है, थीन लेयर प्रोवाइड करता है और स्टेम और रूट के इंक्रीज करता है, यानी कि उसके डायमीटर को बढ़ाता है, उसके गर्थ को बढ़ाता है, GIRTH गर्थ बोलते हैं उसको बढ़ाता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टेम। तो सर्कमफ्रेंस मतलब उसकी पेरीमीटर कहिए, एक तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं। तो प्लांट एक सर्कुलर हिस्सा लिया जाए तो ये पेरीमीटर के रूप में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ाता है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस फैक्ट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यूबियम इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड थिकनेस ऑफ द प्लांट, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम में जो क्यूबियम एक जगह होता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रोथ को बढ़ने में। एक नेक्स्ट है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन इंटर नोड्स ऑफ स्टेम एंड द बेस ऑफ द लीव्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेज, मोनोकॉट, बैम्बू, मिंट्स और ये पाइनस लीव्स ये होते हैं, तो इनके जो लीव्स होते हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड एंड its function is to increase the number of branches and the responsible for the grow of length of the plant grow। अब आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डू मेरिस्मेटिक टिश्यू हैव लैक ऑफ वैक्यूल्स। मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास वैक्यूल्स कम क्यों होता है? मैंने पहले ही भी बताया, वैक्यूल्स कैविटी की तरह होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें फीलिंग होती है। तो मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड फ्रिक्वेंटली एंड प्रोड्यूस ए न्यू सेल, देयरफॉर दे रिक्वायर अ रिच साइटोप्लाज्म एंड थिन सेल वॉल। वैक्यूल ऑब्स्ट्रक्ट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को रोकता है बिकॉज दे हैव फुल सेल सैप, उसके अंदर बहुत सारी गैप होती है, और सेल टर्जिडिटी और स्टिपीनेस को बंद कर देता है, रोक देता है। तो वैक्यूल्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस साल्ट एंड अदर सब्सटेंसेज। बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मेरिस्मेटिक सेल डू नॉट नीड टू स्टोर देयर न्यूट्रिएंट्स, हेंस इट इज लैक ऑफ वैक्यूल्स। तो आइए मेरिस्मेटिक टिश्यू की अब फंक्शन की बात करते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू सर्व एज अ पेरेंट टिश्यू विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है, एक घर में पेरेंट की तरह, एक क्या कहें हम इसको सिंपल ऐसे समझ, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू एक तरह पेरेंट की तरह काम करता है, डेवलपमेंट होता है। मतलब जिस तरह हमारे फैमिली में जो पेरेंट होते हैं डेवलपमेंट को लीड करते हैं, उसी तरह मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट के पेरेंट के रूप में काम करता है, जो प्लांट की ग्रोथ को लीड करता है। और ये लीडिंग कैसे आती है उसके अंदर? तो ग्रोथ के माध्यम से, ग्रोइंग करके वो नए नए सेल को डेवलप करता है। एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल बाय द मेरिस्मेटिक हील्स द साइट ऑफ डैमेज प्लांट। और नए सेल बनने से क्या होता है कि जहाँ पे जो कहीं कहीं पे सेल डैमेज हुई रहती है उसको वो हीलिंग पावर देता है। व्हेन द प्लांट शूट बेंड ड्यू टू विंड, दे आर मेड टू ग्रो अपराइट बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेम, है ना। तो ये सिस्टम हो जाता है आंधी तूफान में, जब पेड़ के पौधे या छोटी छोटी हर्ब्स ये सब के जो सूट हैं वो थोड़ी सी बेंड हो जाते हैं, उसको ये ग्रो करने का काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम के थ्रू। अब यहाँ पिक्चर के माध्यम से एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक, अब आप यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, ये थोड़ा सा ये कहाँ से, ये वाले टॉपिक को आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में, और वहाँ पे इसको आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेम के जो सेक्शंस हैं
क्यूटिकल है, सब अपर पार्ट्स हो गया, एपिडर्मिस उसके नीचे वाला हिस्सा हो गया, उसके नीचे कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, जाइलम और वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब यहाँ पे 3 नाम नया आया, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फ्लोएम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं। टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू की बात करें तो हम परमानेंट टिश्यू की जैसे नॉर्मली अगर आप अपने बुक को फॉलो करें तो वहाँ पे लिखा होगा कि परमानेंट टिश्यू भी एक तरह का मेरिस्मेटिक टिश्यू ही होता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिक रोल होता है जिसके कारण से इसका नाम परमानेंट टिश्यू बन गया, क्योंकि ये लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, इसके अंदर डिवीजन नहीं होता है। जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रो करता रहता है तो ये डिवाइड नहीं करता अपने आप को, तो इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल इज मेरिस्मेटिक टिश्यू ट्रांसफॉर्म देमसेल इनटू परमानेंट टिश्यू। मतलब एक मेरिस्मेटिक टिश्यू जब अपने आप को डिफरेंशिएट करते करते और फाइनली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है परमानेंट टिश्यू में बाय अडॉप्टिंग फिक्स शेप, साइज एंड फंक्शन। मतलब उसकी शेप फिक्स्ड हो जाती है, उसका साइज फिक्स हो जाता है और उसका फंक्शन भी फिक्स हो जाता है, तो इसलिए वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का हो गया, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हार्ड डेड मटेरियल का हो गया, सिंपल में थोड़े से लिविंग मटेरियल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। दिस इज द मेड अप द सम टाइप्स ऑफ सेल टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सिंपल परमानेंट टिश्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एज सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। मतलब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को सपोर्टिव और परमानेंट प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यू को 3 टाइप में बांटा गया है। सपोर्टिंग मतलब प्लांट को जीने में जो सपोर्ट करता है, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम 2 तरह से कह सकते हैं। एक है सपोर्टिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू। सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू को 3 पार्ट में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा नाम में ही डिपेंसेज है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल एंड दे आर लिविंग सेल। सेल ऑफ पैरेन्काइमा आर लूजली पैक्ड विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, उसके अंदर गैप भरी रहती है। दे आर ओवल एंड स्फेरिकल इन शेप एंड आर मेड ऑफ सेलुलोज। पैरेन्काइमा स्टोर फूड इन देम, उसके अंदर फूड स्टोरेज होती है। मतलब पैरेन्काइमा एक तरह से सपोर्टिव नेचर कर रहा है, अपने अंदर क्या किया, उसने फूड को स्टोर करा कि प्लांट आगे बढ़े, वो ग्रो में काम करे। पैरेन्काइमा डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जहाँ उसकी जरूरत होती है वहाँ वो चले जाते हैं। सो व्हेन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, अब आता है कि पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल आ जाता है, तो जहाँ क्लोरोफिल पैरन होता है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगता है और ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट में इसके अंदर एयर कैविटीज भर जाते हैं, तो यहाँ होल मतलब एयर भर जाने के कारण इसके अंदर एक फ्लोटिंग नेचर आ जाता है, जिसके कारण इसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। ये इसका अब यहाँ पे पैरेन्काइमा का नाम हो जाता है एरेन्काइमा। और एरेन्काइमा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिलीज करने में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है प्लांट को। तो देखो नाम के अकॉर्डिंग है, पैरेन्काइमा को सपोर्टिंग इसलिए कहा किया कि पहले ही उसने फूड को स्टोर करा, फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ उस हिसाब से उसने क्लोरोफिल को स्टोर करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करा। अब प्लांट को फ्लोटिंग करने की ज़रूरत है, सारे प्लांट नहीं, जैसे जो वाटर प्लांटेड होते हैं, एक्वेटिक प्लांट है, तो उनको फ्लोटिंग करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें उसने अपने अंदर एयर को भर लिया, मतलब कैविटी में एयर ट्रैप कर लिया, जिसके कारण वो फ्लोट कर रहा है। और कभी कभी ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए इसका नाम हम लोग पहले ही मैंने बताया कि इसको हम कह सकते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग नेचर। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा. They have a living cell whose cell walls are composed of cellulose and this tissue have large cells that are irregularly thick at the corners. कहने का अर्थ है कि ये लिविंग सेल से बना है कोलेनकाइमा और सेलुलोज इसमें ज़्यादा भरे हुए रहते हैं, कंपोज्ड होते हैं, और ये टिश्यू लार्ज सेल्स के साथ इरेगुलरली थिक होते हैं, मतलब कहीं पे मोटे कहीं पे थोड़े पतले थोड़े मोटे ऐसे रहते हैं, कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा। सेल्स जो इसके जो शेप है वो है ओवल और इलोंगेटेड है, नो वेरी इंटर, इसके अंदर इंटर सेलुलर कोई स्पेस नहीं होता है, और ये लीव और स्टेम के बीनीथ एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। आप यहाँ पे इमेजेस के आधार पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पे दिया हुआ है।
नेक्स्ट थर्ड वन इज द स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा को हम कैसे जानेंगे, समझेंगे। तो स्क्लेरेनकाइमा दे हैव अ थिक वॉल्स विथ नैरो कैविटीज, इट इज अ डेड सेल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट अ प्लांट। मतलब स्क्लेरेनकाइमा को हम कह सकते हैं इट इज अ मैकेनिकल सपोर्टिंग नेचर ऑफ द प्लांट। जैसे इसके पास थिक वॉल्स होते हैं, सेल वाल से भरे हुए रहते हैं, एयर कैविटी इसके अंदर बहुत कम होती है, मतलब कहिए तो स्मॉल वैक्यूल्स है, और ये हार्ड होता है थोड़ा सा, ये हार्ड नेचर इसको प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण कुछ कुछ प्लांट के अपर लेयर जैसे सेल वाल हार्ड होते हैं। जो प्लांट के जो नट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो सीड कोट होता है किसी भी प्लांट का, जो आप सीड यानी कि बीज को लेंगे तो उसके ऊपर का जो सीड के ऊपर का जो सीड कोट होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ रहता है। कोकोनट का हक्स देखिए वो स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ रहता है। दूसरा है वेसल। वेसल इज ए स्ट्रक्चर दैट लुक्स लाइक अ पाइप एंड सिलिंड्रिकल ट्यूब। वेसल्स आर लिग्निफाइड। हाँ, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निफाइड मटेरियल पाया जाता है और वही वेसल्स के अंदर भी रहता है लिग्निफाइड। लिग्निफाइड एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, सीमेंट की तरह हार्ड हो जाता है ना। बहुत सारे ऐसे जैसे आपने अखरोट देखा होगा, आपने आलमंड्स देखे होंगे, उसके अपर लेयर जो सीड कोट होते हैं इतने हार्ड होते हैं कि नॉर्मली हम लोग अपने टीथ से, दांतों से तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, जो बबूल से धोते होंगे मुंह या ऐसे अच्छे खासे उनके टीथ है वो तो तोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़े हार्ड होते हैं। वो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, उसको लिग्निफाइड बोलते हैं। लिग्निन उसमें पाया जाता है और थिक सेल वाला और डेड सेल होते हैं, और ये अपने अंदर अलाउ करते हैं वाटर और मिनरल्स को कि फ्लो करे फ्रीली रूट टू लीव्स और आगे बढ़ते रहते हैं। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फ्लोएम। और फ्लोएम 4 टाइप में पाया जाता है, ऐसे तो यहाँ 5 दिया हुआ है। सीव सेल, सीव ट्यूब। फ्लोएम से पहले हम लोग जाइलम पढ़ेंगे, और आई थिंक जाइलम यहाँ पे थोड़ा सा कहीं गायब है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जाइलम टिश्यू। आप जाइलम टिश्यू में 3 तरीके से पाया जाता है, 4 होते हैं, जाइलम वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम टिश्यू। तो वेसल्स थोड़ा डेड सेल से बने हुए रहते हैं और इसके लिग्निफाइड मटेरियल होता है, और उसके अंदर वाटर और मिनरल एकदम फ्रीली मूव कर सकता है। कुछ कुछ गैप होते हैं जहाँ पे बेटरमेंट होता है, जहाँ से वाटर फ्लो कर सकता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वो वाटर वहाँ पे प्रोसेसली आगे बढ़ सकता है, ग्रो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रीली मूव करते हैं रूट टू लीव्स की तरफ। जाइलम ट्रेकियर जो बना हुआ रहता है वो उसके अंदर भी डेड सेल होते हैं, और उसके अंदर थोड़े थोड़े से वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो उसको ट्रांसफ़र करने का मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। और जाइलम पैरेन्काइमा उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है, जो जैसे बाहर के मटेरियल जैसे बैक्टीरिया या फंगस का अटैक ना हो, या हार्मफुल जैसे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बैक फ्लो को रोकना, ये सब काम करते हैं। आइए फ्लोएम टिश्यू पे आते हैं। फ्लोएम लिविंग सेल परमिट करता है ये फूड को पूरे प्लांट में लीव्स टू अदर सेक्शन ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये जस्ट बार्क ऑफ द ट्री के जस्ट नीचे होता है। इसमें 5 पोर्शन पाए जाते हैं। सबसे पहला है सीव सेल, उसके बाद है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं कि सबसे अपर लेयर है सीव प्लेट, फिर सीव ट्यूब है, छोटे छोटे लेयर होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा उसके बीनीथ उसके ऊपरली पाया जाता है, और फ्लोएम फाइबर होता है जो आप वो कंडक्ट करता है। सीव सेल इलोंगेटेड सेल होता है जो सर्कमस्क्राइब्ड एरिया में, यानी कि जहाँ जहाँ पे वो बीनीथ सर्कुलरी वो घुमा मिला हुआ रहता है, और इस दे हैव साइटोप्लाज्म, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है और अदर न्यू ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। सीव ट्यूब्स आर स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप इन टू इंड इलोंगेटेड थिन वॉल सेल सीव प्लेट्स एंड मेनी पोर्स परफॉर्म देयर एक्टिविटी। पोर्स नहीं होंगे तो फिर वाटर एंड मिनरल्स या फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी सेल वॉल्स होती है, एंड वॉल्स विद द मेनी पोर्स परफॉर्म थ्रू आउट द देम। तो कैंपेनियन सेल का काम क्या है? सीव ट्यूब कनेक्ट देम टुगेदर एंड इट इज
tiny thin wall cell with a large elongated nucleus and dense active cytoplasm. Phloem fiber, they are a dead cell having elongated splinted shape and thickness of the wall and provide mechanical strength. Phloem fibers mechanical strength देता है जिसके कारण ये easily flow transport कर सकते हैं. Phloem parenchyma, they are thin walled living cell of phloem and it perform functions by the transporting food from leaves to the other part of the plant. अब यहाँ पे क्वेश्चन है what is where is apical meristem found? NCERT का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे केस बेस्ड स्टडीज दिया गया है. एक प्लांट है उसको प्लास्टिक से कवर किया गया और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अब इसको स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से बनाइएगा और फिर कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिएगा. फिर जिनके सही होगी मैं उनके रिप्लाई को आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा. तो चलिए आइए अब हम आते हैं एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू से रिलेटेड इतना क्लियर है. और रियल लाइफ एप्लीकेशन की हम बात करें तो एनिमल टिश्यू भी परफॉर्म करते हैं बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं. Many people enjoy going to the gym and working out to strengthen out their body. Have you ever observed a weightlifter bicep? If you answer yes, you should know that muscles that have moved the body, such as the bicep, simple to feel and see, but they aren't only muscles in the human body. Many muscles are located deep inside the body, and they make up the walls of the internal organ, including the heart and stomach. So you can flex your bicep like a bodybuilder, but you can't control your internal muscle. It is a good thing they act on their own without your conscious involvement because movement of these muscles is critical to survival. कहने का अर्थ है कि अगर हम जिम में जाते हैं और वहाँ पे मेहनत करके अपना बॉडी बनाते हैं तो ये अपर लेयर हम लोग शो अप करते हैं, इंटरनल नहीं, क्योंकि इंटरनल मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है. तो दिस इज हाउ सेल इज द मस्कुलर टिश्यू ऑफ एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स वर्क एंड लेट अस नाउ स्टडी now learn about the structure and type of the function of the animal tissue. Animal tissue are made up animal cells and that have been grouped together. These tissue carry in their structure, function and origin. मतलब एनिमल टिश्यू एनिमल सेल से बने हुए हैं और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर और फंक्शन और ओरिजिन के आधार पे वो उनके टाइप हमने बांटे हैं. एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप. एक है एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू देखने में ऐसे होते हैं, नर्वस टिश्यू देखने में ऐसे होते हैं, और ये एपिथेलियल है, ये नर्वस टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू. ये 4 टाइप के टिश्यू हमें पढ़ना है, तो इन्हीं को हम लोग डिस्कस करते हैं. ये रहा हमारा एनिमल टिश्यू का माइंड मैप. जैसे आप देख सकते हैं, द फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. सॉरी. एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है. इसके अपने टाइप हो गए स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. उसी तरह मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. नर्वस टिश्यू की बात करें साइटोन, एक्सॉन एंड डेंड्राइट में कन्वर्ट हो जाता है. और कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसका काम मेन है सपोर्ट करना, बाइंड करना और पैकेजिंग करना. तो एक सपोर्टिंग टिश्यू है, एक सपोर्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे. तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये हमारा माइंड मैप है. इसको आप अगर अपने हिसाब से याद करने की कोशिश करें तो इजीली याद हो जाएगा. चलिए आइए. एपिथेलियल टिश्यू, इट इज़ द वन ऑफ द सिंपलेस्ट टिश्यू फाउंड इन द एनिमल. एपिथेलियल टिश्यू कंटिन्यूअस सीट और क्लोजली पैक्ड टिश्यू होता है और इनके अंदर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, गैप होता है, और ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल उनके अंदर पाए जाते हैं. मतलब छोटे छोटे होते हैं जहाँ पे हार्डनेस की ज़रूरत होती है, प्लांट को हार्ड नेचर करने की ज़रूरत होती है, तो ये थोड़े से पाए जाते हैं. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी. ये प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से कहे तो एपिथेलियल टिश्यू एनिमल बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कवर करने का काम करता है और उसके कैविटी को भरने का काम करता है. एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द स्किन, इनर लिनिंग ऑफ द माउथ, लिनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वेओली, किडनी टेब्यूल्स इसमें पाए जाते हैं. Anything that enters or leaves the body must pass through at least one epithelial layer. As a result, the permeability of cell is various while in the regulating the exchange of material. मतलब कोई भी चीज़ या तो शरीर से बाहर जाए या अंदर जाए, इसको
इपिथेलियल लेयर को क्रॉस करना ही पड़ता है। तो इसलिए इसके अंदर परमिटिविटी भी, मतलब परमिएबिलिटी भी उसके अंदर आ जाती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट, हम कैसे उसके एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या है मेनली। तो ये इसका काम है अंडरलाइंग टिश्यू, यानी कि ब्रिसिंग, ड्राइनेस, जर्म्स, वायरल इन्फेक्शन को, हैजर्ड्स, केमिकल जो बाहर से अंदर ना जाए, इस सब चीज़ को रोकने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है लीनिंग बनाकर, जैसे माउथ में लीनिंग मसल्स हैं, एलिमेंट्री कैनल में लीनिंग मसल है, इंटरनल ऑर्गन में लीनिंग मसल है, उसको प्रोटेक्ट करता है आउटसाइड, मतलब अंदर के ही ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से क्या ना हो, दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वो एक तरह से प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है। द इनर लिनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड डाइजेस्टिव फूड, जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू का ही बना रहता है, जिसके कारण से वो डाइजेस्टेड फूड के अंदर से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये हमारे बॉडी से नाइट्रोजनियस और वेस्ट को भी बाहर निकालने का काम करता है। एपिथेलियल लिनिंग ऑफ द कैविटी कीप्स बर्थ टू द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस यूजफुल सेक्रेशन लाइक स्वीट, सैलिवा एंड गैस्ट्रिक जूस। तो अलग अलग एपिथेलियल लिनिंग अलग अलग हिसाब से ग्लैंड को भी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ग्लैंड अलग अलग हार्मोन को सेक्रेट करे, जो हमारे बॉडी में लाइफ फंक्शन में हेल्प करते हैं। चलिए आइए टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिलेटेड, सब अपने अपने ना शेप और फंक्शन के आधार पे एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई किया गया। शेप मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए शेप, अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उस आधार पर उसको बनाया गया कि नहीं ये सेल थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, इसके आधार पे हम एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करेंगे। ये स्क्वामस है, स्क्वामस के नाम के आधार पे अगर आप देखें तो स्क्वामस का मतलब होता है क्या बोलते हैं, सीट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अपर लेयर, यानी कि सेल का जो सीट होता है, एक लेयर बाय लेयर, जैसे हम रोटी के ऊपर रोटी रख देते हैं तो उस तरह का एक सेल बनाता है। तो ये स्क्वामा के आधार पे उसका नाम पड़ गया। उसके बाद आता है आपका, ये फ्लोटेड होता है, स्क्वामस लेयर बाय लेयर होता है, फ्लोटेड होता है। जैसे मान लो अगर ये स्क्वामस अपर लेयर में नहीं हो तो हम कोई भी चीज़ उठाएंगे तो हमारा स्किन टियर कर सकता है, तो वेयरिंग एंड टियरिंग बचाने के लिए फ्लैटेड सेल होता है। कॉलमनर एपिथेलियल जो टिश्यू है वो पाइलर के रूप में, पिलर के रूप में काम करता है, एक टॉल एंड पिलर के रूप में सेल का पिलर का काम करता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है उसको। क्यूबाइडल क्यूब लाइक सेल होता है जो आपको एक लेयर बाय लेयर प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम 10-12 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो हम सबको अलग करना एक कठिन हो जाती है, लेकिन अगर एक बंदा है तो उसको अलग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेचेबल बना देता है स्किन को, इससे एक फ़ायदा हो जाता है। सिलिएटेड सेल होते हैं, कभी कभी जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से हम सिलिएटेड के हिसाब से काम करते हैं। जैसे पैरामेसिया में आपने सिलिएटेड फंक्शन देखा होगा, तो कहीं कहीं पे सिलिएटेडली काम करता है और बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का काम है ग्लैंड प्रोड्यूस करना। जैसे अभी हमने बताया कि स्वीट ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है और गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जहाँ पे जैसे लीवर के पास है बाइल जूस सेक्रेट करने का, सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा सेक्रेट करता है। तो ऐसे कुछ एपिथेलियल टिश्यू हैं जो ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं और वो कुछ सेक्रेशन करता है जो हमारे लिए प्रोटेक्टिव नेचर प्रोवाइड करता है। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं, हमारा मेन टॉपिक अब आता है एपिथेलियल टिश्यू के बाद, वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू को डिस्कस करते हैं हम लोग। ये हमारा स्क्वामस एपिथेलियन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियन, कॉलुमिनर और ग्लैंडुलर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
इसके फंक्शन को मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर इलोंगेटेड लार्ज साइज सेल पाए जाते हैं मसल्स फाइबर के रूप में, और ये मूवमेंट ऑफ द, मेनली इसका काम है मूवमेंट ऑफ द बॉडी को हेल्प करना। इट इज फाउंड सर्टेन पोर्शन ऑफ द किडनी, tubules and sperm duct, and lean with the cuboidal ciliated epithelium tissue, the nasal passage, oviduct, terminal bronchioles, लंग्स के अंदर, ये सारी चीज़ें मस्कुलर टिश्यू से ही बने हुए रहते हैं। म्यूकस जो हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है, यूरिन, एग, स्पर्म, ऑल आर मूव्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन बाय द एपिथेलियन थ्रू द डक्ट। तो ये सिलेटेड का एक एग्जाम्पल आ गया। तो मस्कुलर टिश्यू में हम लोग थे, और कुछ यहाँ पे टॉपिक था, मुझे लगा कि शायद आपसे साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे सीलियम है, ये सब चीज़ों को आपको डिस्कस करो, तो मैंने थोड़ी सी डिस्कस कर। आइए हम फिर से आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। सो मसल सेल्स हैव प्रोटीन कॉल्ड कैंट्रेसाइल प्रोटीन विच हेल्प इन द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू कॉज मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड लिम्स। यही कभी कभी क्या होता है ना, ये प्रोटीन जो कंट्रास्टिस्टिल प्रोटीन होते हैं, इसकी कमी हो जाने के मसल के अंदर ना पेन आ जाती है, क्रैम्प्स होने का चांसेज हो जाता है। तो ये सब थोड़ी सी दिक्कत आने का चांसेज है, जो मसल्स को हेल्प करता है। और अगर ये प्रोटीन है उसके अंदर, तो ये पूरे एक दूसरे से गठे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये थोड़े ओल्ड एज हो जाने पर, जैसे आपने अपने दादा दादी को देखिएगा, झुर्रियाँ निकल जाती है, स्किन के झुर्री हो जाती है, तो ये उसी की कमी के कारण से लूज हो जाता है। मसल सेल आर मेनली ऑर्गेनाइज इन ए पैरेलल टू अलाउ देम टू ऑपरेट टुगेदर एफिशिएंटली। नॉर्मली ये पैरेलल ऑर्गेनाइज होते हैं जो काम करते हैं। सो यहाँ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर है। ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। एस्ट्रिएटेड मसल्स यानी कि स्ट्रिप्ड, स्केलेटन और वॉलंटरी मसल्स के नाम से भी इसे हम कहते हैं। दूसरा है स्मूथ मसल, अनएस्ट्रिएटेड भी बोलते हैं, विस्करल इनवॉलंटरी मसल्स का भी नाम से जानते हैं, और कार्डियक का कार्डियक मसल्स के रूप में जानते हैं। एस्ट्रिएटेड मसल्स को आप यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। मसल्स इन आवर लिम्स मूव्स व्हेन वी वांट एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड। ऐसा मसल जब हम चाहें तो मूव करे और हम चाहें तो रुक जाए। दीज मसल्स आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स एंड दीज मूवमेंट हैपेंस ऑन आवर कॉन्शियस, मतलब हमारे विल के अनुसार ये होता है। तो इसको हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन एंड एड इन अ बॉडी मूवमेंट। दीज मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। एस्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा मसल्स जो बोन के साथ अटैच होता है उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अंडर माइक्रोस्कोपिक व्यू पे अगर आप देखें तो मसल्स रिवील अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बॉन्ड, और इसलिए इसका नाम एस्ट्रिएटेड मसल्स बना। एस्ट्रिएटेड मतलब होता है ना स्ट्रिएशन के अनुसार, मतलब एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे सिक्के के ऊपर तीसरा सिक्का ऐसे रखें तो एक स्ट्रिएशन बनता है, इसीलिए इस मसल का नाम पड़ा एस्ट्रिएटेड मसल्स। बोन से जुड़ा हुआ रहता है इसलिए स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं, और ये मसल्स हमारे व्हील के अनुसार होता है इसलिए इसको वॉलंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं। और एस्ट्रेशन मतलब एक दूसरे के ऊपर ये स्ट्रेटेड रहता है, एक दूसरे के ऊपर फाइबर, मसल फाइबर के ऊपर रहता है, इसलिए इसका नाम एस्ट्रिएटेड मसल्स पड़ा। सो दिस मसल सेल हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, डू नॉट हैव एनी ब्रांचिंग एंड हैव अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप। उसके बाद है स्मूथ मसल्स। So they are involuntary muscles. Movement of muscles do not occur according to our will, and they are also known as unestriated muscle. Unestriated मतलब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं रहते, यानी कि इनके अंदर लाइट और डार्क बॉन्ड नहीं बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको अनएस्ट्रिएटेड भी बोलते हैं। इनवॉलंटरी इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये हमारे व्हील पे डिपेंड नहीं करते। दिस सेल्स आर लॉन्ग स्प्लिंडर शेप होते हैं और सिंगल न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट स्लोली करते हैं बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक अगर ये इसको स्ट्रेट किया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ देर तक उसी पोजीशन में रहेगा। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल के पास रहते हैं, ब्लड वेसल में रहते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे उसी मसल्स टिश्यू से बने हुए हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज इनवॉलंटरी मसल्स, क्योंकि कार्डियक मसल्स को भी हम अपने व्हील के अनुसार नहीं कंट्रोल कर सकते, वो हमारे व्हील के अगेंस्ट रहता है। ये सिलेंड्रिकली इन शेप होता है, इसमें ब्रांचेज होते हैं और इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। कार्डियक मसल्स हार्ट मसल्स में कनेक्ट पाया जाता है, उसी से ये बना हुआ रहता है। इंटरकोलेटेड डिस्क की तरह काम करता है, सिंगल फंक्शन ऑर्गन है। कार्डियक मसल के पास स्ट्राइप्स होता है, लाइट एंड डार्क बॉन्ड्स बने हुए रहते हैं। सो दे सो डेंसली स्ट्रेंड क्रॉस बॉन्ड एंड कॉल्ड इंटरकेलेटेड
स्केलेटेड डिस्क, मतलब कहने के लिए स्ट्रेट है, लाइट और डार्क पैचेज हैं, लेकिन हम इनको स्ट्रेंड नहीं बोलते क्योंकि एक दूसरे के क्रॉस बॉन्ड पे बने हुए रहते हैं। उनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, जैसे कि पिक्चर में यहाँ पे इमेज के अनुसार आप देख सकते हैं। ये इस इमेज में ये आपका एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस, ये सार्कोप्लाज्म है और ये बॉन्ड के रूप में बंधा हुआ है और इससे फाइबर्स के रूप में है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। कार्डियक मसल रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है हमेशा, इसकी मोशन ऐसी होती है, इसलिए हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं रहता हमारे, ये हमेशा करते रहते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स एड इन द पंपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो कार्डियक मसल्स का बहुत सारा फंक्शन भी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा, ये रहा हमारा थोड़ा सा, इसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर की बात करें तो स्केलेटन, कार्डियक और स्मूथ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेट, कार्डियक एंड अनस्ट्रेट। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसके आंसर को आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5 केस बेस्ड स्टडी, जिसको पढ़ के आइए उसके बाद आते हैं हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू में ही टेंडन एंड लिगामेंट। कनेक्टिव टिश्यू का एक हिस्सा है टेंडन एंड लिगामेंट। उसके बाद नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन मसल और बोन को कनेक्ट करता है, वाइल लिगामेंट आपके अलग बात हो तो आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन का पार्ट है तो उसका आंसर दिया हुआ है। अब नर्वस टिश्यू की बात करते हैं। इट इज हेल्प्स इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन of and transmitting the message to the brain from the different part of the body and vice versa. It is found in the brain and nerves and spinal cord. एक तरह से जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से भी। क्लास 10 का तो एकदम एक अलग सा टॉपिक ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, उसको पढ़ना ही है। तो ये आप इसको समझ सकते हैं। सेल बॉडी को बताना है आपको, जैसे ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है और ये नर्व एंडिंग है। इसी के तीनों फंक्शन है, अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट फाउंड इन ब्रेन, इट कंट्रोल हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट्स कॉल्ड नर्व सेल एंड न्यूरॉन। अगर हम बात करें, दिस सेल्स आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट इम्पल्स अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस एंड द हाई स्पीड। न्यूरॉन होते हैं, इसको न्यूरॉन, नर्व टिश्यू के अंदर न्यूरॉन होता है, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाता है जो सेल बॉडी से स्टार्ट होता है। और डेंड्राइट क्या करता है ना, जैसे मान लो मुझे किसी ने मोमबत्ती रखा, तो मैं मोमबत्ती के पास जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि नहीं ये बहुत गर्म है, मुझे हीट मिल रहा है, तो मेरे स्किन के अंदर का जो डेंड्राइट है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको सेल बॉडी को देगा। सेल बॉडी उससे एक इम्पल्स तैयार करेगा और उस इम्पल्स को एक्सॉन को देता है और एक्सॉन नर्व एंडिंग को देता है। फिर इस तरह से पूरी बॉडी में घूमते रहता है और मेरे ब्रेन तक पहुंचता है। तो ब्रेन कहता है नहीं वो गर्म है, तुम अपने हाथ को खींच लो, नहीं तो हाथ जल सकता है। तो ये सारे फंक्शंस नर्वस टिश्यू के अंदर आते हैं। सिंगल नर्व सेल जो है वो उसको आप मेजर नहीं कर, मतलब मीटर में मेजर होता है सिंगल, वो इस तरह से पूरे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं। तो अलग अलग है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे इंपॉर्टेंट दिया है कि डेंड्राइट आर द फिंगर लाइक सेल प्रेजेंट ऑन द एंड टू एंड न्यूरॉन एंड दे आर शॉर्ट ब्रांचिंग। दिस फाइबर इंक्रीज एंड द सरफेस एरिया अवेलेबल रिसीविंग। जो भी इंफॉर्मेशन होता है बाहर से वो हम डेंड्राइट के माध्यम से ही रिसीव करते हैं और वो उसके इनपुट पोर्शन की ओर बढ़ा देता है, यानी न्यूरॉन को दे देता है। उसके बाद एक्सॉन की काम आती है। एक्सॉन क्या करता है, स्ट्रक्चरली कनेक्ट किया हुआ है सेल बॉडी को टर्मिनाइट्स के हिसाब से, यानी कि नेक्स्ट डेंड्राइट को जोड़े हुए रहता है और ये सिग्नल ट्रांसमिशन वेरी हाई स्पीड से भेजता है। और माइलिन एक यूनिक इंसुलेटिंग सब्सटेंस होता है जो कवर होता है और ये ट्रांसफर को और फास्ट रेट पे बढ़ा देता है। फिर साइटोन के पास जाता है और न्यूरॉन सेल बॉडी से सहारे होते हुए ये पूरे बॉडी में चला जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू ऑल इंटरनल ऑर्गन को कनेक्ट करके रखे हुए है एक दूसरे से, एक मैट्रिक्स, एक जाल की तरह बनाए हुए हैं। मेजर फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू बाइंड, जोड़ने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है और पैक करता है, मतलब अलग अलग चीज़ों को पैक करके डिफरेंट बॉडी के पास ले जाकर पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग नेचर कर सकते हैं। A major bulk of the connective tissue is made of the homogeneous gel-like intercellular substance called medium और matrix। एक तरह का एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिससे ये जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए जैसे हमारे हड्डियों के बीच में बोन्स और कार्टिलेज
नाम आ जाता है। जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सॉलिड भी होते हैं और कभी कभी फ्लूइड भी होते हैं। तो फ्लूइड में अगर हम सॉलिड की बात करें तो बोन्स और कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू के हिस्से हैं, और फ्लूइड की बात करें तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है। तो आइए, और इसके अलावा अगर मैट्रिक्स में फाइब्रस की बात करते हैं तो दो और आ जाते हैं, एक है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू अपनी वर्किंग और फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्टिलेज, बोन, ब्लड, एरोलर और एडिपोज के नाम से अलग अलग हो गया। तो आइए हम लोग इनको थोड़े से डीपली करते हैं। 5 टाइप का है: डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, स्केलेटन, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और पहला था एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरोलर की बात करें हम तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इसके मैट्रिक्स 2 टाइप के फाइबर पाए जाते हैं, एक वाइट कैलोजन और एक येलो इलास्टिन बोलते हैं उसको। ये मसल्स को अराउंड जोड़े हुए रखते हैं और नर्व्स को बोन मैरो के थ्रू ये फिलअप किए हुए रहते हैं, जिससे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसका फंक्शन है सपोर्टिंग नेचर और पैकेजिंग टिश्यू के रूप में काम करता है। ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिशन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये टिश्यू को रिपेयर करता है। जब इंजरी हो जाती है तो कोई भी कहीं पे भी हल्की सी चोट लगती है तो एरोलर टिश्यू उसको इंजरी में हेल्प करता है। ये फाइट अगेंस्ट एक्सटर्नल पॉइजन जो बाहर से आते हैं उससे लड़ने में पहली बार यही मदद करता है, फिर बाद में वाइट ब्लड सेल की काम आती है, और स्किन को मसल से जोड़े हुए रहता है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फाइब्रोब्लास्ट इज ए टाइप ऑफ सेल दैट प्रोड्यूसेड एंड मेंटेन कनेक्टिव टिश्यू विच इज स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड सपोर्ट ऑल एनिमल ऑर्गन। किसी भी हर एनिमल में ये फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है जो कनेक्टिव टिश्यू में मेंटेनेंस का काम और स्ट्रक्चरल करने का काम करता है। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। ये फैट को स्टोर करके रखता है अपने वैक्यूल्स में, जब हमें ज़रूरत होती है तो ये रिलीज करता है। दूसरा है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आर फाइगोसाइक्लिक सेल विच आर लार्ज एंड मोनोमोलर इन नेचर। ये जर्म्स को क्लियर करता है, जैसे अभी मैंने बताया WBC के अंदर ये पाए जाते हैं। तो WBC इसके थ्रू इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। मैस्ट सेल इम्यून सिस्टम में बहुत सारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो साइकोलॉजिकली प्रोसेस के आधार पे होता है। जब हम सोचते हैं कि नहीं हम बीमार नहीं हैं, तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे हमारे अंदर ये अपने आप एक डेवलपमेंट आ जाती है और हम बीमार नहीं हो पाते। इसलिए कहा जाता है विल्स इज द मेन। आपने वो पोएम सुनी होगी कि एक राइटर ने, एक लड़की बीमार थी तो वो जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट था, उसने क्या किया कि ग्रेप्स के वाइन को बना दिया और उसने कहा कि जिस दिन ये पत्ता टूट के गिर जाएगा उस दिन तुम मर जाओगी। तो वो लड़की के अंदर विल पावर आ जाता है और सोचती है कि अब गिरेगा, और वो पत्ता गिरता ही नहीं, क्यों? बिकॉज दैट इज़ द पेंटिंग। और उस पेंटिंग को देखते देखते वो ठीक हो जाती है। लेकिन प्रोसेस ये होता है कि वो जो पेंटर होता है वो मर जाता है, तो एक व्हील पावर आ जाता है जिसके कारण तो हम लोग ये हमारे मैस्ट सेल के अंदर का साइकोलॉजिकल प्रोसेस आता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को और बढ़ा देता है। एक प्लाज्मा सेल आता है जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। कोलोजन फाइबर्स ये टेंसाइल स्ट्रेन करता है कि टिश्यू टेंसाइल में रहे, उसके अंदर उतनी जल्दी मतलब इलोंगेटेड हो जाता है। इलास्टिन फाइबर इलास्टिसिटी टिश्यू को प्रोवाइड करता है। ग्राउंड सब्सटेंस इट इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स जो होल्ड करता है सेल और टिश्यू को एक साथ मिलाने में। उसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ मेड ऑफ फाइबर एंड इट इज डिस्टर्ब बाय द पैक्ट एंड ओरिजिनाइड लिगामेंट और टेंडन। मतलब लिगामेंट क्या करता है, बोन और मसल को कनेक्ट करता है, और टेंडन क्या करता है, बोन और मसल को कनेक्ट करता है। और बोन जहाँ पे ज्वाइंट होता है, सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया, बोन को कनेक्ट करने का काम जो करता है वो है लिगामेंट, और टेंडन क्या करता है, मसल और बोन को कनेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई है, कोलोजन है, लिगामेंट इलास्टिकली स्ट्रक्चर है, लिगामेंट वेरी लो मैट्रिक्स के साथ होता है और ये जुड़े हुए रहते हैं। टेंडन स्ट्रॉन्ग इलास्टिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्केलेटन मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और फ्लेक्सिबली भी होता है। तो जहाँ जहाँ हमारे मसल्स जुड़ जा रहे हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है ब्लड इज ए फ्लूइड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द सेल एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज कॉल्ड अ टिश्यू सिंस इट इज मेड अप कंप्रेमल स्पेसिफाइड सेल RBC, WBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होती है, 45% अदर सेल्स उसमें कंपोज होते हैं, प्लेटलेट्स, ब्लड सेल अलग अलग। तो RBC एक सेल है, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। बाइनोकैप सेल्स लेग्स, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। हेमोग्लोबिन उसके अंदर आयरन रिच होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड होता है RBC, और हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का है। WBC की बात करें अगर हम,
तो ल्यूकोसाइड ब्लड सेल के अंदर कलरलेस होता है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। WBC कलरलेस होते हैं और ये 5 फॉर्म्स ऑफ WBC को बनाते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रुलोसाइट्स, इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 टाइप के ब्लड WBC को दिया गया है, यहाँ पे ये नाम है, ये है मोनोसाइट, इसिनोफिल, वैसोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल, ये टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल है। आइए चैप्टर के एंड में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूरॉन कैसे है, तो यहाँ पे आप दिया हुआ है डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सन को आप डिस्कस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और होप इस चैप्टर में आपको समझ में आया हो। थोड़ी सी कहीं कहीं पे मैंने फास्ट किया क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन रही थी, और अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कोशिश करें, जिससे वो भी एक इजी वे में साइंस को समझ सकते। तो थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो फिजिक्स की टॉपिक होगी मैं उसको ले आऊँगा कुछ आज या कल परसों में। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।